हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा। कुछ इशू आ गए थे, हेल्थ इशू आ गए थे, जिसकी वजह से 10-15 दिन मैं कोई भी क्लास नहीं ले पाया। 10-15 दिन का ही डिले हो गया। अब से आपकी क्लास रेगुलर आया करेगी और जल्द से जल्द हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। और होप एग्ज़ाम से पहले हम इस कोर्स को मैक्सिमम कंप्लीट कर लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट्स है सब कंप्लीट कर लेंगे। मुझे याद है प्रीवियस क्लास में लास्ट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर से पहले मैंने कंप्लीट करा दिया था, ये वाला रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर तक कंप्लीट करा दिया था। आज मुझे रिमूवल से कराना है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कृपया करके डायरेक्टर चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करिएगा। एंड इसके बाद का जो चैप्टर होगा ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सर, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में हम क्या करना है। सेक्शन 169 डील विद द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 169 आपको बताता है डायरेक्टर किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। अ कंपनी में रिमूव अ डायरेक्टर बाय पासिंग ए ऑर्डिनरी रेजुलेशन। अगर ऑर्डिनरी रेजुलेशन का मतलब है 51% शेयर होल्डर अगर एग्री हो जाते हैं तो हम किसी भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। तो डायरेक्टर रिमूव करने की पहली कंडीशन है कि ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। ठीक है। अ कंपनी कैनॉट रिमूव अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल। The following is the procedure to remove a director and to appoint another director in the place of removal director. कंपनी वो डायरेक्टर रिमूव नहीं कर सकती जो ट्रिब्यूनल द्वारा अपॉइंट किया गया है। ट्रिब्यूनल मतलब कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब देखिए, ट्रिब्यूनल वर्ड जो होता है और कोर्ट वर्ड जो होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। ट्रिब्यूनल जो होता है एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए होता है, जहां पर किसी पर्टिकुलर एक्ट के बारे में ही एक तरीके का कोर्ट ही होता है। पर इसको ट्रिब्यूनल इसलिए बोला गया कि किसी पर्टिकुलर एक्ट के बारे में ही ये सजा, मतलब जो केसेस है वो हैंडल करता है। जैसे कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अब मान लीजिए ये कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का मतलब है ये भी एक कोर्ट ही है, बट यहाँ पर अदर क्रिमिनल केस, सिविल केस, ये सब नहीं लिए जाएंगे। सिर्फ कंपनी से रिलेटेड, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड ही केसेस यहाँ पर देखे जाएंगे, इसलिए इसको कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहा। एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए जब कोर्ट बनाया जाता है उसको ट्रिब्यूनल कहते हैं। अब कह रहा है कि ट्रिब्यूनल द्वारा जब कोई डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो उसको कंपनी रिमूव नहीं कर सकती। तो रिमूवल डायरेक्टर में कंपनी उस डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकती जो ट्रिब्यूनल द्वारा अपॉइंट है। और कह रहा है कि कंपनी डायरेक्टर को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है और उसको उसके बदले में नया डायरेक्टर अपॉइंट करने का प्रोसीजर वो नीचे दे रखा है। ये आपके पास कह रहा है स्पेशल नोटिस ऑफ एनी रेजुलेशन शैल बी सेंट फॉर अ मीटिंग इन विच द डायरेक्टर इज टू बी रिमूव्ड टू द कंपनी। अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर को रिमूव करना है तो एक स्पेशल नोटिस ऑफ एनी रेजुलेशन शैल बी सेंट फॉर अ मीटिंग इन विच डायरेक्टर इज टू बी। अब इस लाइन का मतलब क्या है स्पेशल नोटिस वाला। किसी भी रेजुलेशन का एक स्पेशल नोटिस सेंड किया जाएगा, शैल बी सेंट फॉर अ मीटिंग इन विच द डायरेक्टर इज टू बी रिमूव्ड, इन विच द डायरेक्टर इज टू बी रिमूव्ड टू द कंपनी। अब एक स्पेशल नोटिस सेंड किया जाएगा किसी भी रेजुलेशन का, चाहे वो बोर्ड रेजुलेशन हो, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजुलेशन हो, चाहे वो स्पेशल रेजुलेशन हो, कोई भी टाइप का रेजुलेशन का एक स्पेशल नोटिस बनाया जाएगा और उसको कंपनी के पास भेजा जाएगा। और उसमें मीटिंग में, कंपनी की मीटिंग में भेजा जाएगा, जिससे जिस डायरेक्टर को रिमूव करना है उसके बारे में वहां पर लिखा जाएगा, लिखा होगा उस नोटिस के अंदर। ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस, जो स्पेशल नोटिस भेजा गया था जब वो रिसिप्ट हो जाएगा कंपनी को, ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ अ रेजुलेशन, जो भी किसी भी टाइप के रेजुलेशन का स्पेशल नोटिस बनाया था, चाहे वो स्पेशल हो, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे वो बोर्ड हो, तो स्पेशल नोटिस बनाया, वो भेजा गया कंपनी को, कंपनी की मीटिंग में। जब वो रिसिप्ट हो जाएगा, ऑन रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, टू रिमूव अ डायरेक्टर द कंपनी सेल सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स टू डायरेक्टर कंसर्न। डायरेक्टर कंसर्न कौन होते हैं? वो पर्सन जो रिमेनिंग डायरेक्टर बच गए हैं। मान ली कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर है, 10, हमने 2 डायरेक्टर रिमूव करने हैं, तो बाकी 8 को भी वो नोटिस भेजा जाएगा, उसकी एक कॉपी भेजी जाएगी कि हम इन 2 डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। उस नोटिस में लिखा क्या होता है कि कौन कौन से डायरेक्टर हम रिमूव करने की सोच रहे, तो उस नोटिस में ये लिखा होता है द डायरेक्टर वेदर ही इज मेंबर और नॉट। अगर वो डायरेक्टर उस कंपनी का मेंबर है या नहीं है। मेंबर मतलब हो सकता है कि डायरेक्टर शेयर होल्डर भी हो, उस कंपनी के शेयर खरीदे हो, तो अगर वो डायरेक्टर कंपनी का मेंबर है या नहीं है, मेंबर हो या ना हो, इज एंटाइटल टू हियर्ड, हियर्ड मतलब सुनना, ऑन द रेजुलेशन एट द मीटिंग, तो उसको मीटिंग अटेंड करके उसको रेजुलेशन के लिए सुनना पड़ेगा। जो भी रेजुलेशन लिया जाएगा, चाहे वो ऑर्डिनरी है चाहे वो स्पेशल है, ऑर्डिनरी लिया जाएगा ऑब्वियस है, तो उसको वहां पर आके सुनना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो मेंबर हूं ही नहीं,
मैं तो शेयर होल्डर हूँ ही नहीं, तो मैं मीटिंग में क्यों आऊँ, ये तो शेयर होल्डर की मीटिंग है। नहीं, आप मेंबर हो या ना हो, आपको आना पड़ेगा और रेजुलेशन जो भी होगा उसको आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है। द डायरेक्टर कंसर्न, वो सारे डायरेक्टर में मेक हिज रिप्रेजेंटेशन इन द राइटिंग टू द कंपनी। द डायरेक्टर कंसर्न में मेक हिज रिप्रेजेंटेशन in writing to the company. The director may request the company to send his representation to the member of the company. अगर डायरेक्टर चाहे तो कंपनी से वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी से इन राइटिंग में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं अपनी बिहाफ पर मैं अपने बिहाफ पर मीटिंग के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दूं, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप डायरेक्टर हो, ठीक है, आपको मीटिंग अटेंड करनी है और आप नहीं आना चाहते, तो अपने बिहाफ पर आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को वहां उस मीटिंग में भेज सकते हैं। इसके लिए इन राइटिंग आपको कंपनी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। फिर क्या कहता है, इफ द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने बोला कि रिक्वेस्ट जो करनी है वो इन राइटिंग होगा, तो इन राइटिंग मतलब उसकी जो कॉपी है रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट ड्यू टू इनसफिशिएंट टाइम, अगर जो टाइम दिया गया था कंपनी ने उस टाइम के अंदर उसने वो कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन सेंड नहीं करी कंपनी को, फॉर द कंपनी डिफॉल्ट द डायरेक्टर में रिक्वायर दैट रिप्रेजेंटेटिव शैल बी रीड आउट एट द मीटिंग। क्या मतलब कि अगर कंपनी को, अगर वो डायरेक्टर ने कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन सेंड नहीं करी इनसफिशिएंट टाइम के अंदर, क्या कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने बोला है, अगर पूरी लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। कहता है अगर डायरेक्टर उस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी, रिप्रेजेंटेशन मतलब कि डायरेक्टर अपने बिहार पर किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहा है, अगर वो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी टाइम ना होने पे, इनसफिशिएंट टाइम ना होने की वजह से वो भेज नहीं पाया। अब इनसफिशिएंट टाइम क्यों नहीं हुआ, मान लीजिए कि कोई कंपनी डिफॉल्ट कर रखी है, अब डिफॉल्ट करने की वजह से डायरेक्टर को उस डिफॉल्ट का काम दे दिया गया था और वो उस पर लग गया, अब टाइम नहीं हो पाया, तो कंपनी फॉर अ कंपनी डिफॉल्ट, कंपनी के डिफॉल्ट की वजह से या किसी और रीजन की वजह से अगर डायरेक्टर को टाइम नहीं मिल पाया, तो डायरेक्टर फिर और टाइम नहीं मिल पाया किस चीज का, कि वो राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन की कॉपी ना भेज पाया कि भाई मुझे मेरे बिहाफ पर मेरा रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में आएगा, उसकी कॉपी वो नहीं भेज पाया क्योंकि टाइम नहीं था, उसके बाद इनसफिशिएंट टाइम था। क्या कर रहा था वो भाई, कंपनी के कुछ डिफॉल्ट्स को देख रहा था या कोई अदर रीजन की, कंपनी के ही कोई रीजन की वजह से वो नहीं भेज पाया, तब भी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है, चाहे उसने रिक्वेस्ट करी हो ना, क्योंकि वो कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि समय ना होने की वजह से डायरेक्टर रिप्रेजेंटेशन की कॉपी नहीं भेज पाया था क्योंकि कंपनी के कुछ डिफॉल्ट का वो काम कर रहा था, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया, तब भी कंपनी उसको अलाउ करेगी कि वो डायरेक्टर अपना रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में भेज पाए। द डायरेक्टर में रिक्वायर्ड, तब भी डायरेक्टर को रिक्वायर्ड होगा कि दैट द रिप्रेजेंटेशन शैल बी रीड आउट एट द मीटिंग, रिप्रेजेंटेशन मीटिंग के अंदर होना चाहिए। समझ में आया। A vacancy created by the removal of director may be filled by the appointment of any other director in his place at the meeting at which he is removed. जिस डायरेक्टर को मीटिंग में रिमूव करा है उसके बदले में वैकेंसी खाली होगी, उस वैकेंसी को भी फिल करा जाएगा उसी मीटिंग के अंदर और दोबारा नया डायरेक्टर रिप्लेस किया जाएगा उसके बदले में। प्रोवाइड स्पेशल नोटिस ऑफ इंटेंट अपॉइंटमेंट एज बीन गिवन, जिस डायरेक्टर को आप इंटेंशन है आपकी उसको आप अपॉइंट करना चाहते हो उसके लिए भी आपको स्पेशल नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा। द न्यू डायरेक्टर सो अपॉइंटेड, जो नया डायरेक्टर अपॉइंट हो चुका है, शैल होल्ड ऑफिस टिल द डेट अप टू विच हिज प्रीडिसेसर विल हेल्ड ऑफिस इफ ही हैड नॉट बीन रिमूव्ड। क्या मतलब, अब इस लाइन को ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है जो नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ वो नया डायरेक्टर कब तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता है, ऑफिस की तब तक होल्ड कर सकता है जब तक जो पुराना वाला डायरेक्टर था उसका टाइम कितना था। मतलब समझ नहीं आया, आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो, आपको कंपनी ने डायरेक्टर बनाया 5 सालों के लिए, पर 2 साल में ही आपको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैं एज अ न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुआ तो मैं कितने सालों तक आप उसको ऑफिस में काम कर सकता हूँ, आपके रिप्लेस में मैं नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है ना, तो अब मैं कितने टाइम तक काम करूंगा, आपका कितना समय था 5 सालों तक, 2 साल में आपको रिमूव कर दिया गया, तो अब जब नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा वो आगे के 3 साल ही कर पाएगा। समझ में आया। तो ये है, क्या कह रहा है, द नया डायरेक्टर न्यू डायरेक्टर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस टिल द डेट अप टू विच हिज प्रीसीडर, प्रीसीडर को जितना टाइम दिया गया था
उतने टाइम तक ही नया डायरेक्टर उस पोजीशन को होल्ड करके रखेगा। भाई मैं एक डायरेक्टर हूं, मुझे 5 साल के लिए डायरेक्टर बनाया गया, बस बीच में किसी वजह से मैं अपनी डायरेक्टर की पोजीशन खो दी, ठीक है भाई, मैं रिमूव हो गया, तो मान लो मैं 2 साल में ही रिमूव हो गया, अब जो नया डायरेक्टर मेरी प्लेस में आएगा बस वो आगे 3 सालों तक ही काम करेगा, क्योंकि मेरा टेन्योर 5 साल तक का था। ये है इसका मतलब। द रिमूवल डायरेक्टर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो एक बार डायरेक्टर रिमूव हो गया उसको हम दोबारा अपॉइंट नहीं करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अपॉइंट नहीं कर सकता। He shall not eligible for any compensation or damage payable for his removal as a director। अब वो कहेगा कि यार तुमने मुझे निकाल दिया, तुमने मुझे रिमूव कर दिया एज अ डायरेक्टर, तो मुझे कुछ कंपनसेशन दो, तो कोई भी कंपनसेशन के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा अगर हमने इसको रिमूव कर दिया तो। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए जी, अब आ जाता है यहाँ पर ड्यूटीज क्या होती है डायरेक्टर की, क्या क्या ड्यूटीज होती है, फिर पावर के ऊपर चलेंगे। ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 166 ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब दैट द ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट गिवन बिलो। अब कह रहा है नीचे दी गई ड्यूटीज है, सेक्शन 166 कहता है अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। पहली ड्यूटी डायरेक्टर की यह है कि डायरेक्टर कोई भी काम आर्टिकल ऑफ द कंपनी के बियॉन्ड जाकर नहीं कर सकता, उसके अंदर अंदर काम करेगा, उसी के दायरे में काम करेगा। अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्ट इन अ गुड फेथ। जो भी वो काम करेगा वो गुड फेथ में करेगा, ट्रांसपेरेंट मैनर में करेगा, कोई उसके अंदर कोई ऐसा नहीं होगा कि यार उसने गलत काम करा, छुपा रहा है किसी चीज को, धोखाधड़ी कर रहा है, ऐसा नहीं, गुड फेथ में वो काम करेगा। इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर एज अ होल। अपना वो खुद का इंटरेस्ट नहीं देखेगा। डायरेक्टर क्या करते हैं आजकल, अपने फायदा ढूंढने लग जाते हैं कंपनी को, मेरा क्या फायदा हो रहा है, नहीं, वो एज अ कंपनी एज अ मेंबर के लिए काम करेगा, उसका ऑब्जेक्टिव जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो उसके बेनिफिट के लिए वो काम करेगा। डायरेक्टर की दूसरी ड्यूटी ये है, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉय एंड द शेयर होल्डर एंड द कम्युनिटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। वो जो भी काम करेगा कंपनी के बेस्ट, कंपनी के हित में काम करेगा, इंप्लॉय के हित में काम करेगा, शेयर होल्डर के हित में काम करेगा, कम्युनिटी के, जो कंपनी के साथ जुड़ी हुई है कम्युनिटी, उसके हित में काम करेगा, ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए काम करेगा। ये दूसरी ड्यूटी है। That a director of a company shall exercise his duty with due and reasonable care, skill and diligence, shall exercise independent judgment। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब भी डायरेक्टर अपनी ड्यूटी को पूरा करेगा, मतलब अपनी डायरेक्टर अपनी ड्यूटी को कर रहा होगा, तो उसको ड्यू एंड रीजनेबल केयर के हिसाब से करना होगा। क्या ड्यूटी पेंडिंग है वो करो, और सोच समझ कर करो। ऐसा नहीं है कि आप अनदेखा कर रहे हो किसी चीज को लेकर, सोच समझ कर, रीजनेबल केयर होनी चाहिए, स्किल्स के साथ काम करो, डिलीजेंस के साथ काम करो, एंड सेल्फ एक्सरसाइज, इंडिपेंडेंट जजमेंट भी आप ले सकते हो। मतलब ये है कि आप कोई भी डायरेक्टर कोई भी अपनी ड्यूटी को एक्सरसाइज मतलब कर रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो उसको ड्यू एंड रीजनेबल केयर के हिसाब से करनी चाहिए, स्किल्स लगानी चाहिए, डिलीजेंस लगाना चाहिए, और अगर वो इंडिपेंडेंट जजमेंट लेना चाहे, मतलब इंडिपेंडेंट जजमेंट ले, किसी के बिहाफ पर जजमेंट नहीं ले। इंडिपेंडेंट जजमेंट का मतलब यार वो उसका वो डायरेक्टर का दोस्त है और वो एम्प्लॉय डायरेक्टर का दोस्त नहीं है, तो अब उसके पार्शियल जजमेंट ना लेकर इंडिपेंडेंट जजमेंट लो। अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त गलत है, भले ही आपका दोस्त हो, तो उसको उस पर पेनल्टी दे दीजिए। तो इंडिपेंडेंट जजमेंट लेना डायरेक्टर की ड्यूटी होनी चाहिए। रीजनेबल केयर पे काम करे, स्किल्स एंड इंटेलिजेंस लगाए। A director shall not involve in a situation in which he may have a direct or indirect interest that conflict, possibly may conflict with the interest of the company। डायरेक्टर किसी भी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जहां पर लग रहा है, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए या ना ही इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में। भाई मान लीजिए कंपनी के हित में बात होनी चाहिए, मान लीजिए कंपनी के हित में बात होनी चाहिए, कंपनी का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उस कॉन्फ्लिक्ट से कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा वो डायरेक्टर, वो कह रहा है कि कंपनी मरे जाए भाड़ में, मेरा क्या फायदा होने वाला वो देखो। अब बाहर से एक बंदा रहता कहता है मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, आप कंपनी के कुछ डाटा हमसे शेयर कर लो, वो अपना फायदा देख रहा है। तो किसी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए डायरेक्टर का, ये भी डायरेक्टर की ड्यूटी है। वो हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट के लिए ही काम करेगा। ठीक है जी, चलो। A director of a company shall not achieve or attempt to achieve any undue gain or advantage either to himself or to his related partner or associate partner। कोई भी डायरेक्टर, ये डायरेक्टर बड़े हरामी होते हैं भाई, ठीक है। डायरेक्टर में हमेशा अपने बेनिफिट के लिए सोचते हैं, कहीं ना कहीं उनका अंदर का पर्सनल बेनिफिट आ ही जाता है। तो वो ये कह रहा है, कंपनी लॉ ये कह रहा है कि भैया कोई भी डायरेक्टर जो है ना, वो अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं देखेगा। अगर पर्सनल नहीं देख रहा तो अपने रिलेटिवली बेनिफिट मत देखो।
मतलब कोई भी उसको अपनी उस जिस कंपनी का वो डायरेक्टर है उससे वो कोई भी अनड्यू एडवांटेज ना ले, कोई भी ऐसा गेन ना हो, चाहे वो उसको हो रहा है, चाहे उसको रिलेटेड पार्टी को हो रहा है, चाहे उसके पार्टनर्स को हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक डायरेक्टर है, किसी फर्म का पार्टनर है, अब अपनी कंपनी का सारा काम उस फर्म को दिलवा रहा है ना। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहते हैं ना इसको टैक्स में, वो नहीं होना चाहिए। इफ सच डायरेक्टर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मेकिंग एनी अनड्यू गेन, अपना फायदा ढूंढ रहा है वो अब उस कंपनी में रहते हुए, अब यार वो महंगा है उसको, फिर भी उसको काम दिलवा रहा है वो। मान लो जीएसटी ऑडिट करवाना, अपने जीएसटी ऑडिट अपनी फर्म से करवा रहा है, पता ही नहीं किसी को, लोगों को अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, और अब पता चल गया कंपनी को कि वो फाउंड गिल्टी हो गया। गिल्टी मतलब वो मान रहा है अपनी गलती है कि भाई मेरी गलती हो गई। ही सेल लाइबल टू पे, ही सेल लाइबल, ही नहीं होना चाहिए यहाँ पर, सी भी आना चाहिए, डायरेक्टर लड़की भी हो सकती है, वो इंक्लूड है। he and she shall liable to pay an amount equal to the gain to the company। उसको कितना बेनिफिट हुआ उसने का वो पेनल्टी पे करेगा। मतलब अगर उस चीज से, उस एंड्यू एडवांटेज से जो गेन उसने कमाया उससे उसको फायदा हो रहा है बहुत, उतने फायदे का पेनल्टी कंपनी को पे करे। A director of a company shall not assign his office and any assignment so made shall be void। A director of a company shall not assign his office and any assignment। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ है कि कोई भी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी shall not assign his office and any assignment so made। अगर किसी डायरेक्टर ने कोई असाइनमेंट बनाया हुआ है या डायरेक्टर को कोई ऑफिस अपॉइंट किया गया है, ऑफिस दिया गया है, तो वो ऑफिस या कोई असाइनमेंट जो उसने बनाया था वो किसी और पर्सन को असाइन नहीं कर सकता। भाई मान लो मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का और मैंने कोई असाइनमेंट बनाया है, अब मैंने क्या करा, वो असाइनमेंट किसी को दे दिया, किसी और को असाइन कर दिया, किसी और को दे दिया, तो भैया ऐसे केस के अंदर वो वॉइड माना जाएगा। ना तो ऑफिस और ना ही असाइनमेंट आप असाइन कर सकते हो, असाइन नहीं कर सकते, कोई भी डायरेक्टर असाइन नहीं कर सकता। इफ डायरेक्टर of the company contravenes the provision of section 166, such directors shall be punishable with a fine which shall not be less than 1 lakh rupees but it may be extended to 5 lakh rupees। अगर कोई डायरेक्टर ऊपर दिए गई ड्यूटी नहीं करता है, किसी एक ड्यूटी को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, तोड़ देता है, तो उसको मैक्स टू मैक्स 5 लाख तक का फाइन और मिनिमम 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। ये हो गया जी आपके पास इसका भी रिवीजन। अब आ जाते हैं पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट ये? इसलिए बता रहा हूं, एक बार मैंने लॉ बूस्टर बुक में पावर नहीं डाला, अगली बार वो आ गया तो बड़ा दुख हुआ। मैं सोच रहा था इसको डालूं, मैंने कहा यार नहीं आएगा, ये बहुत रेयर आता है, और डाल दिया, उसी अटैम्प्ट में डाल दिया। बड़ा दुख हुआ इस चीज़ को, मैं डालने वाला था पर नहीं डाल पाया। अब स्टूडेंट करते ही नहीं है, लॉ बूस्टर के अलावा वो कुछ कर ही नहीं दे, गलत चीज़ है, उनको बाकी भी पढ़ना चाहिए। ये तो भाई प्रायोरिटी रखो, पर बाकी भी तो पढ़ लो एटलीस्ट। पर फिर मैंने इसको डाला हमेशा, भाई ये कहीं भी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर की बात नहीं हो रही, अब डायरेक्टर के बोर्ड की बात हो रही है, उनकी क्या क्या पावर है। द फॉलोइंग सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 रीड विद द रूल 8 ऑफ द कंपनी। सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 रीड किया जाएगा रूल 8 के साथ, कंपनीज एक्ट के, जो मीटिंग ऑफ अ बोर्ड एंड इट्स पावर के बारे में बात करता है। रूल आपको पता है, रूल कौन सा है? मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, रूल 2014 का रूल 8 के साथ इसको पढ़ा जाएगा सेक्शन को। पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय द मीन ऑफ रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, नेमली टू मेक अ कॉल ऑन अ शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो इस लाइन से पहले ये वाली लाइन पढ़ो, ये वाली लाइन से पहले ये वाली लाइन पढ़ो एक बार फिर से। ये कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर तभी एक्सरसाइज हो पाएगी, देखो क्या कहता है, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी एक्सरसाइज्ड ओनली। बोर्ड नीचे दी गई पावर को तभी एक्सरसाइज कर पाएगा बाय मीन ऑफ द रेजुलेशन पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। जब भी वर्ड रेजुलेशन आए ना, रेजुलेशन, तो वो हमेशा ऑर्डिनरी रेजुलेशन माना जाता है, क्योंकि अगर स्पेशल रेजुलेशन आएगा तो वो कह के बताएगा। तो वो कह रहा है कि जब भी बोर्ड डायरेक्टर अपनी पावर का यूज करेंगे तो उनको एक रेजुलेशन पास करना ही पड़ेगा मीटिंग में, तभी वो पावर यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और पावर क्या क्या है? टू मेक अ कॉल ऑन अ शेयर होल्डर इन फैक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर। अगर कोई शेयर होल्डर, उसने अपने शेयर का पैसा अभी नहीं दिया है, तो उनको कॉल करके उस शेयर का पैसा मंगवा सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। तो ऑथराइज्ड बाय बैक सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 168। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो वो कंपनी का शेयर का बायबैक भी करवा सकते हैं, पर ये तभी एक्सेस कर पाएगी पावर जब मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास किया जाएगा। अलग अलग के लिए अलग अलग रेजुलेशन है, ठीक है ना।
बायबैक के लिए अलग रेजुलेशन होता है, बाकी चीजों के लिए अलग रेजुलेशन होता है, इसलिए वहां पर वर्ड रेजुलेशन लिख दिया है। अब अगर आपको स्पेशल की नीड है तो स्पेशल रेजुलेशन पास कराओ, और सॉरी माय मिस्टेक, स्पेशल और ऑर्डिनरी की तो बात ही नहीं आएगी, यहाँ पर बोर्ड रेजुलेशन की बात हो रही है, मेरी मिस्टेक। मीटिंग ऑफ बोर्ड, मीटिंग ऑफ बोर्ड लिखा है, ना कि मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर मीटिंग्स। जनरल मीटिंग नहीं है, बोर्ड मीटिंग है, और बोर्ड मीटिंग में एक ही रेजुलेशन होता है, बोर्ड रेजुलेशन। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि अगर आपको अपने शेयर होल्डर को कॉल करके पैसा मंगवाना है उसके अनपेड शेयर का, तो आपको बोर्ड रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। वो 51%। ऑर्डिनरी बोर्ड के अंदर भी तो ऑर्डिनरी स्पेशल होता है ना, तो ऑर्डिनरी की बात हो रही है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो अपनी कंपनी का बाईबैक करवा सकते हैं शेयर का। ठीक है, वो ऑथराइजेशन दे सकते हैं टू इशू सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डिबेंचर वेदर इट इन और आउटसाइड द इंडिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो अपनी उनके पास पावर है कि भाई वो सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं, डिबेंचर के साथ भी इशू कर सकते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब चीज, इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, चाहे इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर। मनी बोरो करने की पावर है डायरेक्टर की। फंड को इन्वेस्ट करने की पावर है डायरेक्टर की। फंड डायरेक्टर चाहे तो अपने डायरेक्टर मिलकर रेजुलेशन पास कर लो आपस में। मान लो 4-5 डायरेक्टर है, चारों ने मिला, 3 अग्री हो गए 4 में से, तो रेजुलेशन पास हुआ, अब इन्वेस्ट करा जाएगा। मतलब ये है कि कोई भी काम कंपनी से रिलेटेड, फंड का इन्वेस्टमेंट करना है, मनी बोरो करना है, सिक्योरिटी इशू करनी है, डिवेंचर इशू करने हैं, आपके पास बायबैक ऑफर शेयर करना है, अनपेड कॉल का पैसा मंगवाना है, ये तो ऐसे ही याद हो जाएंगे चुटकियों में। उसके लिए आपको बोर्ड रेजुलेशन पास करना पड़ेगा, और जब बोर्ड एग्री हो जाएगा तो वो चीज आप कर सकते हो। टू ग्रांट लोन और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन, लोन की गारंटी देना, ठीक है, और आपके पास लोन ग्रांट करना किसी को, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसी को इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना एंड द बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव करना, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर है। केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करेगा ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट मानी जाएगी, या बोर्ड रिपोर्ट जो होगी वो। बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का काम भी बोर्ड का होता है, उनके पास पावर है। अप्रूव अमलगमेशन, मर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शन, अगर आप अपनी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जोड़ना चाहते हो, अमलगमेट करना चाहते हो, एक दूसरी कंपनी को मर्ज करना चाहते हो, है ना, उसको रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, तो ऐसे केस के अंदर भी सर ये तीनों मीनिंग का मतलब आप आराम से गूगल पे देख सकते हो। इसमें कोई छोटे बच्चे नहीं हैं आप। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा और मैं नहीं बता रहा भाई, हो सकता है कि मैं कोई वर्ड का मतलब नहीं बता पाया आपको, और आपको वो मतलब भी नहीं पता। अब कई स्टूडेंट को पता है अमलगमेशन, मर्जर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा आपने, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो क्या दिक्कत है, वीडियो को पॉज करो 2 मिनट के लिए, गूगल पे जाकर सर्च कर लो कि अमलगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है, बस। ठीक है ना। अब देखो ये क्लास कोई डिटेल क्लास तो नहीं है। अगर डिटेल में मैंने इसको पढ़ाया था, अमलगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब बताया था डिटेल में, मेरे को रिवीजन कराना है दोस्त, तो रिवीजन में थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है। टू टेक ओवर द कंपनी, एक्वायर कंट्रोलिंग सब्सटेंशियल स्टेक इन अदर कंपनी, अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहते हैं, दूसरी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, है ना, उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, उसका कंट्रोलिंग एक्वायर करना चाहते हैं, तो वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं। पर ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब बोर्ड रेजुलेशन पास किया जाएगा बोर्ड मीटिंग के अंदर, बस। अगर बोर्ड रेजुलेशन पास नहीं हो, मान लो बायबैक ऑफ शेयर था, 4 में से 3 डायरेक्टर डिसएग्री हो गए कि बायबैक नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। हमारा ये पावर उनको दी तो गई है, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 51% एटलीस्ट एग्री होने चाहिए, तभी इसको एक्सेस कर पाओगे आप। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना है, कोई पॉलिटिकल फंड, पार्टी को फंड देना है, वो सब चीजें। टू अपॉइंट और रिमूव की मैनेजरियल पर्सन, अगर कोई की मैनेजर पर्सन है उसको अपॉइंट करना, उसको रिमूव करना, ये भी है। टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर को अपॉइंट करने का काम भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये पावर है आपके पास, टोटल 13 पावर दे रखी है। 10 भी लिख कर आओगे ना, आराम से आपको नंबर मिलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। अब कुछ दोस्त रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, अब कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई बोर्ड की पावर पे। अब ये नहीं कि जितनी मर्जी पावर उनको दे दी वो जो मर्जी करें, ना ना, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी गई। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गया 9 पॉइंट। रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर के बारे में, ठीक है, ये वाला थोड़ा बड़ा पॉइंट है, इसको समझाने में समय लगेगा। एंड ये लास्ट में रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजर पर्सन, ये 3 पॉइंट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। उसके बाद देखो ज़्यादा बड़ी क्लास हमने लेनी भी नहीं है, छोटी छोटी क्लासेस के अंदर हमें कवर करना है। हाँ, मैं ये है कि अब मैं आपको एक दिन में 2 क्लास प्रोवाइड करूंगा।
एक दिन में एक रात को, जिससे जल्दी कोर्स हो जाए। पर हाँ, एक टुकड़ों में पढ़ते हैं, याद भी तो करना है, जो हमारा मोटिव रहा है शुरू से। इसके बाद जो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये पार्ट 3 है, डायरेक्टर के बाद के चैप्टर, ये बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, बहुत ही बड़े बड़े इनके सोल्यूशन है। आप अगर ध्यान देंगे, देखो ये सोल्यूशन कितना बड़ा है। ये देखो, पहला वाला तो छोटा है, ऑडिट कमेटी पेपर में आ जाता है। ठीक है, कितना ही बड़ा है। राइट ऑफ शेयर होल्डर 10 पॉइंट याद करने को बोला था मैंने, देखो कितना बड़ा है ये। बहुत मुश्किल है इसको करना, है ना। कोई भी 10 पॉइंट, की मैनेजर पर्सन, ये थोड़ा बहुत जो भी होगा इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप कुछ ट्राई कर पाओ। कि इसमें समय लगेगा, क्योंकि 2 क्लास तो इसमें लग जाएगी। 9 क्वेश्चन है ना, 9 लग जाएगी, 2 क्लास लग जाएगी। उसके बाद हमारा ये कंपनीज एक्ट खत्म हो जाएगा रिवीजन। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये बाकी के 3 टॉपिक कर लेंगे। ठीक है, एक दिन में कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर अपलोड हो जाए। नेक्स्ट क्लास में बाकी के 3 टॉपिक खत्म करके, डायरेक्टर वाला पार्ट खत्म करके, फिर बाकी 2 क्लास में डायरेक्टर के बाद का चैप्टर खत्म करके, फिर कंपनीज एक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नया चैप्टर देख लेंगे। इस सेशन में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।